कल तक आरबीआई इन्फ्लेशन की बात कर रहा था और आज पूरी दुनिया से डॉलर्स पुल करने की बात कर रहा है। सवाल यह है, इंडिया जैसी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी को और डॉलर्स की जरूरत क्यों पड़ गई और इसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर प्रॉपर्टी पे क्या हो सकता है। इसी मंथ आरबीआई ने बैंक्स को ओवरसीज बोरोइंग और एनआरआई फॉरेन करेंसी डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी अनाउंस की। एज पर रॉयटर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिलीव दिस कुड हेल्प ब्रिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एडिशनल फॉरेन करेंसी इनफ्लो इनटू इंडिया। अब सवाल ये है, जब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी $690 बिलियन के पास है, तो आरबीआई और डॉलर्स क्यों अट्रैक्ट करना चाहता है? वेल, सिंपल आंसर इज प्रिपरेशन। ग्लोबल अनसर्टिनिटी बढ़ रही है, ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल है, डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है और आरबीआई फ्यूचर शॉक्स के अगेंस्ट क्वेश्चन बिल्ड कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे फ्यूचर की टेंशन पहले से ही ले लेते हैं। डिसाइडेड है, अगर मार्क्स अच्छे आए तो इंजीनियर या डॉक्टर, लेकिन अगर नहीं आए तो क्या? अगर आप ये सोच रहे हो कि डॉलर और प्रॉपर्टी का क्या रिलेशन है, तो रिलेशन डायरेक्ट है और इकोनॉमिक भी। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। ऑयल डॉलर में खरीदा जाता है। जब डॉलर स्ट्रांग हो तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ता है, करेंसी पे भी प्रेशर आता है। इसीलिए कंट्रीज फॉरेन करेंसी इनफ्लो को सीरियसली लेती है। इसे फाइनेंशियल प्लम्बिंग कहते हैं। नजर में नहीं आता, लेकिन पूरी इकोनॉमी इसी पर चलती है। वैसे इकोनॉमी और वाईफाई में एक चीज कॉमन है, वाईफाई भी नजर नहीं आता, लेकिन अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो सब कुछ ठप हो जाता है। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 2014 में इंडिया जीडीपी वाज रफली $2 ट्रिलियन। आज इंडिया रफली $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास पहुंच चुका है। पर कैपिटा इनकम भी पिछले डेकेड में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में रफली 1 लाख प्लस DPIITs रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और इंडिया दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक बना हुआ है। यानी आरबीआई का कॉन्फिडेंस हवा में नहीं है, उसके पीछे सालों का इकोनॉमिक स्केल है। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो जैसे पहले मोबाइल सिर्फ कॉलिंग के लिए होता था, फिर वीडियोस देखने के लिए, और अब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और रील्स बनाने के लिए। तो इकोनॉमिक स्केल अप तो हुआ है ना। देखिए, प्रॉपर्टी मार्केट अल्टीमेटली जॉब्स और इनकम का गेम है। और जॉब्स कहाँ से आती है? बिजनेसेस से। बिजनेसेस को फंडिंग चाहिए, फंडिंग के लिए स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए। इसीलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्रॉपर्टी डिमांड का कनेक्शन हमारी समझ से भी ज्यादा डीप होता है। और आज इंडिया ऑफिस लीजिंग, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है। ये वही इंग्रेडिएंट्स है जो लॉन्ग टर्म हाउसिंग डिमांड क्रिएट करती है। यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रफली 58% अभी भी डॉलर में ही है। इसी वजह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम कैपिटल ऑफन अमेरिका की तरफ मूव करता है। लेकिन हर कंट्री का डॉलर के साथ रिलेशन थोड़ा अलग है। कहीं फ्रेंडशिप है, कहीं सिचुएशनशिप है और कहीं फुल ऑन टॉक्सिक है। जैसे 2021 टू 2025 पीरियड में टर्किश लीरा ने डॉलर के अगेंस्ट मेजर डेप्रिसिएशन देखी। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने अपनी सेविंग्स हार्ड एसेट जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दी। तो वहां का प्रॉपर्टी मार्केट एक वेल्थ क्रिएशन एसेट बन गया। अब यूएई का केस देखो। पोस्ट कोविड पीरियड और रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम दुबई ने रिकॉर्ड ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन विटनेस की है। अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक, दुबई लग्जरी होम सेल्स क्रॉस्ड मैनी ग्लोबल सिटीज ड्यूरिंग द पोस्ट पेंडेमिक पीरियड। फॉरेन कैपिटल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में ही इन्वेस्ट हुआ। इसीलिए दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट आज वर्ल्ड के सबसे एक्सक्लूसिव मार्केट्स में से एक है। वहीं इंडिया का मॉडल यूनिक है। इंडिया साइमल्टेनियसली डोमेस्टिक डिमांड, एनआरआई कैपिटल, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स तीनों को अट्रैक्ट करने की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इसीलिए आरबीआई आज फ्यूचर लिक्विडिटी पर ज्यादा फोकस कर रहा है। आज का एनआरआई एंगल और भी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे एनआरआईज इंडिया को सिर्फ इमोशनल कनेक्शन से देखते हैं, लेकिन आरबीआई का लेटेस्ट मूव कुछ और सिग्नल देता है। इंडिया वांट्स मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम ग्लोबल कैपिटल एंड ओवरसीज इंडियंस। अगर बैंक्स फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स के लिए कम्पीट करते हैं तो एनआरआई कस्टमर्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। काफी बैंक्स टैक्स बेनिफिट्स एंड स्पेशल वेवर्स जैसे ऑफर्स भी निकालते हैं। सीजीटी एंड टीडीएस में भी रिलैक्सेशन मिलता है।
और जब कंट्रीज ग्लोबल कैपिटल अट्रैक्ट करती है तो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज इंडिया नहीं आता, एनआरआईज का आरओआई तो बढ़ता ही है, साथ में देश भी आगे बढ़ता है। यानी आज का एनआरआई देश के लिए सिर्फ रेमिटेंस सेंटर नहीं है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का स्टेक होल्डर और पावर इंजन भी है। 1991 में इंडिया रिजर्व बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहा था। फॉरेक्स रिजर्व्स रिपोर्टेडली कुछ वीक्स के इंपोर्ट कवर करने के लेवल तक गिर गए थे। आरबीआई को अपना गोल्ड प्लेज करना पड़ा था। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज में काउंट होता है। फॉरेक्स रिजर्व्स 690 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। मतलब ये है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ओवरनाइट नहीं बनती, कंसिस्टेंसी ही कंपाउंड होती है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स की तरह। और शायद इसीलिए कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है, या इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर इकोनॉमी। आज का लेसन सिंपल है, प्रॉपर्टी प्राइसेस देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इकोनॉमी देखना और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एम्प्लॉयमेंट रेट, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स, बिजनेस एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज और करेंसी स्टेबिलिटी। ये सब हाउसिंग डिमांड के इनविजिबल ड्राइवर्स है, और स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ बिल्डिंग नहीं देखते, सिटी और कंट्री का फ्यूचर भी देखते हैं। आज की स्टोरी डॉलर की नहीं थी, प्रिपरेशन की थी। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करती, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है। और जब प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होती है, अपॉर्चुनिटीज नेचुरली क्रिएट होती है। इसीलिए कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज वो नहीं होती जिसकी हेडलाइंस ड्रामेटिक हो, वो होती है जो सिंपल हो। कमेंट करके बताओ, अगर आप एनआरआई होते और आज ऐसी जियो इकोनॉमिक सिचुएशन में देश को सपोर्ट करना पड़ता तो इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट करते? प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड या फिक्स डिपॉजिट? और अगर आपको रियल एस्टेट और इकोनॉमिक के पीछे का रियल गेम समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं, हेडलाइंस के पीछे का इकोनॉमिक्स भी डिकोड करते हैं।